ये बात 1950 की है, जब एक मोहिनी नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 22 साल थी। वो लड़की शहर में रहने वाली थी, पर मनालपुर गांव से महिरपुर गांव में उसे किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा था। वो लड़की अनाथ थी, इसीलिए अकेले ही अपनी स्कूटी लेकर रात को 11 बजे स्टेशन की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसकी रात को 12:30 बजे की ट्रेन थी। वो लड़की एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। उस जगह कोई भी गाड़ियां ज्यादा नहीं चल रही होती। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। घूंघट की आवाज और हवा की आवाज उस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। हवा की वजह से पेड़ों में हलचल हो रही थी और उन पत्तियों की आवाज भी एक बहुत ही अजीब सी और अनोखी सी डरा देने वाली थी। वो लड़की जिसका नाम मोहिनी था, वो भी उस जगह अकेले जाने से अब थोड़ी घबरा रही थी, क्योंकि उसे वो सारी आवाज और सड़क पर कोई भी गाड़ियां नहीं चलने की वजह से डर महसूस हो रहा था। और बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि कोई और भी है जो उसे तकरीबन आधे घंटे से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा था। वो फिर भी बाकी सारी चीजों को अनदेखा करते हुए सुनसान सड़क पर अकेली अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी। स्टेशन दूर होने की वजह से वो रात को 10 बजे ही स्टेशन के लिए निकल जाती है, पर उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बेचारी जैसे तैसे डर की वजह से उस स्टेशन पर 11 बजे तक पहुंच ही जाती है। पर जैसे ही वो स्टेशन पर अपना पहला कदम रखती है, तभी एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। वो लड़की इन सब चीजों में नहीं मानती थी, इसीलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी वो स्टेशन पर जाती है और वो देखती है कि स्टेशन पर एक भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचने के चक्कर में वो गाड़ी में ही अपनी बोतल कहीं घुमा देती है और स्टेशन पहुंचने के बाद उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान थी। वहां से पानी की बोतल खरीदने के लिए वो वहां पर जाती है। तभी वो देखती है कि वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी था जो तंत्र विद्या करने वाली चीजों को अपने पास रखा हुआ था और एक तंत्र विद्या की किताब पढ़ रहा था। वो लड़की इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, पर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो बिना ध्यान दिए उस बूढ़े व्यक्ति को पानी की बोतल देने के लिए कहती है। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही मोहिनी के सामने देखता है तो मोहिनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही अजीब था और उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव थे। और फिर वो उस बूढ़े आदमी से पानी की बोतल ले लेती है और उस आदमी को पैसे दे देती है। तभी वो आदमी एक भयानक आवाज में मोहिनी से कहता है, नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ जिस भी इंसान को जो चाहिए होता है ऐसे ही दे देता हूँ। ये सुनकर मोहिनी थोड़ा सोचती है, पर फिर भी उसे बूढ़े आदमी की और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे पैसे देकर आ जाती है। फिर वो वहां से ट्रेन का इंतजार करने के लिए स्टेशन पर वहीं बैठ जाती है। वो अपने बैग में एक बुक लेकर आई थी
ताकि उसका टाइम पास हो सके। मोहिनी को किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपना बैग खोलकर जैसे ही अपनी किताब निकालती है, तभी वो देखती है कि उसके बैग में जो किताब उसने डाली थी वो वहां थी ही नहीं, पर जो किताब उसने उस स्टेशन पर उस बूढ़े आदमी के पास देखी थी, वो तंत्र विद्या वाली किताब वो उसके बैग में थी। वो ये देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर उसके बैग में ये किताब आई कैसे। फिर से यही सोचते वक्त वही काली बिल्ली उसके सामने से उसे देखते हुए वहां से निकल जाती है। मोहिनी समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। पहले एक इतनी सुनसान सड़क जहां पर वो जा रही थी, तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। जैसे ही वो स्टेशन पर आती है, तब एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। जब वो पानी की बोतल लेने जाती है, तब वो बूढ़ा आदमी तंत्र विद्या वाली किताब पढ़ रहा था। और जैसे ही वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करती है, तो वही किताब उसके बैग में से उसे मिलती है। ये सब सोच सोच कर उसे बहुत ही अजीब लगने लगा था। और फिर वो काली बिल्ली जो अभी अभी सामने से निकली थी, उसे देखते हुए वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसीलिए वो स्टेशन से बाहर जाकर देखने लगती है कि क्या कोई इंसान या कोई ना कोई तो यहाँ जरूर होगा जो मेरी ही तरह ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा। ये देखकर वो स्टेशन से बाहर जाती है, पर जब वो स्टेशन से बाहर जाने लगती है, तभी एक जोरदार हवा आती है और मोहिनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड आकर गिर जाता है। और उसकी वजह से मोहिनी स्टेशन से बाहर तो नहीं जा पाती, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है। वो जैसे तैसे करके उस बोर्ड को अपने ऊपर से हटाती है और फिर से खड़ी होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि स्टेशन पर अनाउंसमेंट करने वाला माइक नहीं चल रहा, इसीलिए आपको मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी ट्रेन जो 12:30 बजे आने वाली थी, वो अब 11:30 बजे ही आने वाली है। ये मैसेज देखकर मोहिनी फिर से थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि स्टेशन वाले का मैसेज उसके व्हाट्सएप मैसेज पर आता है। पर आखिर उसके नंबर अनाउंसमेंट वाले के पास पहुंचे कैसे? ये पता लगाने के लिए वो अनाउंसमेंट रूम को ढूंढने लगती है और वहां पर जाने लगती है। ये तो एक मोड़ था जो मोहिनी को स्टेशन से बाहर जाने से रोकने का तरीका था, और ये चीज मोहिनी समझ नहीं पाई। मोहिनी अब उस अनाउंसमेंट रूम को ढूंढने लगती है, पर उसे वो रूम कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी वो घड़ी में देखती है और अपने मोबाइल में देखती है कि 11:30 बज चुके थे। स्टेशन पर आए तो उसे सिर्फ 10 मिनट हुए थे, और जब वो स्टेशन पर पहुंची थी तब सिर्फ 11 बज रहे थे। और जब उसके फोन पर मैसेज आया, वो भी 11:10 पर ही आया था, और 11:10 के बाद ही वो उस रूम को ढूंढ रही थी। रूम को ढूंढते ढूंढते लगभग 5 ही मिनट हुए थे, पर आखिर 11:30 इतने जल्दी कैसे बज गए? ये मेरी घड़ी 15 मिनट आगे कैसे हो गई? मोहिनी कुछ समझती उससे पहले ही ट्रेन आ जाती है
मोहिनी बस जैसे तैसे इस स्टेशन से निकलना चाहती थी और जैसे ही ट्रेन आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ट्रेन में चढ़ जाती है। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ती है, इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो देखती है कि स्टेशन पर 10 से 15 लोग आ चुके हैं और वो भी इसी ट्रेन में चढ़ रहे थे। ये देखकर मोहिनी को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि स्टेशन के बाहर भी कोई नहीं था और स्टेशन पर उसके अलावा कोई नहीं था। तो इतने सारे लोग अचानक से आना, ये कैसे पॉसिबल है? पर मोहिनी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि वो चुपचाप जाकर अपनी सीट ढूंढने लगती है और अपनी सीट मिलते ही वहां जाकर बैठ जाती है। अपनी सीट पर बैठकर पहले तो वो राहत की सांस लेती है, फिर उसे याद आता है कि उसने एक बूढ़े आदमी से पानी की बोतल खरीदी थी, पर अभी तक उसने पानी पिया ही नहीं। इसीलिए प्यास की वजह से वो अपने बैग से वो बोतल निकालने लगती है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए उस बोतल को खोलती है तो वो देखती है कि उस बोतल के अंदर इतने सारे कीड़े मकोड़े थे जो पानी के साथ मिक्स हो चुके थे। और ये देखकर मोहिनी को बहुत ही गंदा महसूस होने लगता है और वो ट्रेन में ही उल्टी करने लग जाती है। फिर मोहिनी वॉशरूम की तरफ जाती है और वहां जो पानी वॉश बेसिन पर आ रहा था उससे अपना मुंह धोती है और थोड़ा नॉर्मल होती है और फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और न्यूज़पेपर लेकर अपनी सीट को साफ करने लगती है। सीट साफ करने के बाद वो अपना मोबाइल निकालती है, ईयरफोन डालकर वो गाने चलाती है ताकि वो ये सब कुछ भूलकर अपने काम के बारे में सोचने लग जाए जिस वजह से वो इस गांव में जा रही थी। जैसे ही वो गाने चालू करती है तभी एक जोरदार आवाज उसके ईयरफोन में आ जाती है। वो आवाज ये थी, आखिरकार तुम स्टेशन से बाहर नहीं गई और तुम ट्रेन में बैठ गई, यही तो मैं चाहता था। और जोर जोर से हंसने की आवाज आई और उसके बाद वो ईयरफोन खराब हो गए। ये सुनकर मोहिनी बहुत ज्यादा डर गई। मोहिनी के आसपास बैठने वाले लोगों ने मोहिनी की तरफ देखा और उसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मोहिनी कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की साइड से एक चाय वाला जोरदार बोलता है, मैडम चाय लोगे क्या? ये सुनकर मोहिनी होश में आती है और वो वापस अपने आप को नॉर्मल करती है। जैसे ही वो चाय वाले के पास देखती है और उसे मना करती है, उसके बाद अपने पास बैठे लोगों की तरफ देखती है, तब उसे नजर आता है कि जो उसके आसपास लोग बैठे थे अब उसके आसपास कोई भी नहीं है और जो चाय वाला उसे अभी अभी बोल रहा था कि मैडम चाय लोगे क्या, वो भी अब गायब था। ट्रेन चालू हो जाती है। मोहिनी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बार बार उस बूढ़े आदमी का चेहरा दिखता है जो उस स्टेशन पर एक दुकान में दिखाई दिया था, जो तंत्र विद्या की बुक पढ़ रहा था। मोहिनी अब इतनी ज्यादा डर जाती है, वो सोचने लगती है कि अब उसे कहीं पर भी नहीं जाना। अब अगर इस ट्रेन से वो कहीं भी जाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी।
ये बात मोहिनी को अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, इसीलिए मोहिनी फटाफट ट्रेन के नीचे उतरने के लिए जाती है। पर तभी ट्रेन इतनी ज्यादा तेजी से चलने लगती है कि मोहिनी उससे नीचे उतर ही नहीं पाती। अब ट्रेन में जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंज उठती है। ये सब सुनकर मोहिनी जोर जोर से रोने लगती है कि मैं कहाँ फंस गई। तभी मोहिनी को सामने थोड़ी दूर पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसकी आंखें बहुत ही काली काली थी। पूरी ट्रेन में एक भी पैसेंजर नहीं होता। मोहिनी उस आदमी को बस देखे जा रही होती है और वो कुछ बोल नहीं पाती। मोहिनी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे होते हैं। वो आदमी मोहिनी की ओर देख रहा था और फिर वो धीरे धीरे करके मोहिनी की ओर आगे आ रहा था। मोहिनी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। जैसे ही मोहिनी थोड़ी सी भी हिलती, वैसे ही वो आदमी थोड़ा थोड़ा करके आगे आने लगता। ये देखकर मोहिनी चुपचाप एक ही जगह पर एक मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। तभी मोहिनी को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई और भी है, पर मोहिनी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सामने जो आदमी मोहिनी को देख रहा था वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और मोहिनी बिना हिले बस उस आदमी को देखती जा रही थी। तभी कुछ 2 से 3 मिनट बाद मोहिनी इसी तरीके से खड़ी थी। उसने देखा कि वो आदमी उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। ये देखकर मोहिनी पूरी श्योर हो चुकी थी कि इस ट्रेन में कुछ तो अजीब जरूर है। वो थोड़ी सी भी हिल नहीं पा रही थी और एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। तभी अचानक उसे लगा कि अब अगर वो आदमी यहाँ है ही नहीं, तो वो धीरे धीरे आंखें इधर उधर घुमाने लगी और अपने आप को वहां अकेला समझकर थोड़ी बहुत मूवमेंट करने लगी। जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी से हिलने लगी, वो आदमी फिर से उसे उसी के सामने दिखाई देने लगा और वो जैसे ही फिर से मूर्ति की तरह खड़ी होती, तभी वो आदमी फिर गायब हो जाता। ये देखकर मोहिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। तभी जोरदार ट्रेन में झटका लगता है और मोहिनी जोरदार आगे की ओर चली जाती है। मोहिनी जैसे ही सामने देखती है, वो आदमी तेजी से मोहिनी की ओर भागते हुए आ जाता है। ये देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सभी पैसेंजर मोहिनी के पास आते हैं और उसे पूछने लगते हैं, क्या हुआ? तभी मोहिनी फिर से होश में आती है और देखती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो लोग अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन में थे ही नहीं, अब वो सब के सब वापस मौजूद हैं। वही चाय वाला सामने बैठी औरत को चाय दे रहा है। ये देखकर मोहिनी कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे करके अपनी सीट पर वापस जाती है। तभी वो देखती है कि फिर से उस ट्रेन में अब कोई भी नहीं था। जो भी लोग थे सब दोबारा गायब हो गए। अब मोहिनी को पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। इसीलिए मोहिनी डिसाइड करती है कि इस छलावे से बचने के लिए वो पहले उस छलावे को ही ढूंढेगी, तभी वो इस ट्रेन से बाहर निकलेगी। और यही मोहिनी की सबसे बड़ी गलती थी।
ये सोचकर मोहिनी उस छलावे को ढूंढने के लिए धीरे धीरे अपने कदम रखती हुई उस आदमी को ढूंढने लगी जो अचानक से भागते हुए मोहिनी के सामने आ गया था। मोहिनी धीरे धीरे अपनी सीट से आगे वाली सीट के पास देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी उसने देखा कि उसके आगे वाले डब्बे में कोई भी नहीं था। ये देखकर मोहिनी थोड़ा और आगे बढ़ी। उस आदमी को ढूंढने के लिए धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाती गई। उसने देखा कि अगले वाले डब्बे में भी कोई नहीं बैठा था। ये देखकर अब मोहिनी को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वो फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही थी। अब वो जैसे ही दूसरे डब्बे के पास पहुंचती है, तभी मोहिनी को एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुंह से सीटी बजा रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। ऐसी हल्की हल्की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगी। मोहिनी उस आवाज को सुन पा रही थी और बहुत ही ज्यादा डर अपने अंदर महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से मोहिनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। मोहिनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब थोड़ा सा भी आगे पीछे घूमे। तभी मोहिनी को दोबारा ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। मोहिनी जैसे तैसे करके धीरे धीरे पीछे की ओर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। ये देखकर वो थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन मोहिनी जैसे ही आगे की ओर देखती है, वो आदमी मोहिनी के सामने खड़ा जोर जोर से मुस्कुराते हुए उसे धक्का दे देता है और जोर से चिल्लाता है और मोहिनी को वहीं पर मार देता है। तो कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई ना? ये कहानी मैं यानी अहमद अपने बच्चों को सुना रहा था। ये बात 2007 की है, जब मैं अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा था। ये कहानी 1950 में घटित हुई एक घटना है। मेरे बच्चों को आज भूतिया कहानी सुनने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, तो मैंने 1950 में हुई घटना के बारे में उन्हें बताया। ये कहानी सुनकर मेरे दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी मेरे फोन की घंटी बजती है। मैं जैसे ही फोन उठाता हूँ तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, अब तुम्हें मनालपुर गांव में जाना होगा और वहां पर तुम्हें अब से तुम्हारा सारा काम करना होगा। ये सुनकर मैं थोड़ा सा उदास और खुश दोनों ही हो जाता हूँ, क्योंकि मलनलपुर गांव में मुझे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जो साइंस पर बेस्ड था। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे अब रिसर्च करने के लिए मनालपुर गांव में जाना था, और वहां पर सिर्फ रिसर्च करने ही नहीं, अब तो वहीं मेरा ट्रांसफर हो गया था। वैसे तो ये गांव बहुत ही जाना पहचाना और मशहूर गांव है। यहाँ पर शहर की तरह ही सारी चीजें होती है। मैं अब इस गांव से जाने वाला था। ये सारी बात जब मैंने अपनी पत्नी श्रेया को बताई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसने तुरंत पैकिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग 2 दिन बाद ही थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि उनके दोस्त, स्कूल, अब सब कुछ नया होगा और उनके पुराने दोस्त यहीं रह जाएंगे। पर मेरी पत्नी श्रेया ने उनको समझाते हुए कहा, देखो बच्चों, जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम उदास मत हो, खुश रहो, तो जो होगा अच्छा होगा। तुम दोनों को
और भी नए नए अच्छे अच्छे दोस्त वहां पर मिलेंगे। अब सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, तो इसीलिए मैं भी शिफ्टिंग करवाने के लिए बाकी लोगों को बुला लेता हूँ, ताकि सारे सामान वगैरह लेकर वो लोग ट्रेन में चढ़ा दे। 2 दिन बाद हम लोग भी ट्रेन में रवाना होकर उस गांव में पहुंच जाए। सारा सामान तो हमने उस गांव में पहुंचा दिया, पर हम लोग जब 2 दिन बाद ट्रेन में गए तब हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अजीब घटना हुई, जिसे आज मैं सोचकर भी घबरा जाता हूँ। और मैं इस घटना को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा। मेरे साथ हुआ यूं था कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रात 11 बजे अपनी कार लेकर निकल गया। रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। ट्रेन भी 1 बजे की थी, इसीलिए हम लोग 11 बजे अपनी कार से स्टेशन की ओर निकल गए। क्योंकि घर से स्टेशन तक का रास्ता थोड़ा लंबा था, रास्ते पर कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही थी और हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जंगली इलाका था, अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। अचानक से मेरी कार बंद पड़ गई। मेरी कार बंद पड़ने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ठीक 1 दिन पहले ही मैंने अपनी कार सर्विस में दी थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरी कार बंद पड़ गई। सब कुछ सही होने के बाद भी ये चीज कैसे हुई मुझे समझ नहीं आया। मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर कार को चेक करने लगा, तो मैंने देखा कि कार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिस वजह से मेरी कार खराब हो जाए। फिर से मैं कार में आकर बैठ गया और कार को चालू करने लगा। 2 से 3 बार कार को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी अचानक से मेरी कार चालू हो गई। और फिर जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की तो कार फिर से बंद हो गई। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मेरी कार पर जोरदार से आवाज आई और मेरी नजर जैसे ही सामने पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले शीशे पर खून टपक रहा था। ये देखकर मेरी वाइफ जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, कोई हमें जान से मार देगा, अब हम क्या करेंगे। लेकिन मैंने उसे शांत करते हुए कहा, तुम इस तरीके से मत चिल्लाओ। तभी मेरे दोनों बच्चे भी रोने लगे। पर मैंने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही मैं कार से नीचे उतरकर मैंने देखा तो एक काली बिल्ली मेरी कार के ऊपर मरी हुई पड़ी थी और उसका खून मेरे शीशे पर टपक रहा था। मैंने कार में रखा कपड़ा उठाया और उस बिल्ली को पकड़ के वहां से दूर फेंका। मैंने मेरी वाइफ को शांत करते हुए कहा, देखो कुछ नहीं है, ऐसे ही जानवर रात को घूमते रहते हैं, तो इस बिल्ली को भी मार दिया होगा किसी जानवर ने और ये हमारी कार पर आकर गिर गई। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं है। कार भी देखना अब स्टार्ट हो ही जाएगी, मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और ये सोचते सोचते मैंने मैकेनिक को कॉल किया। वो जगह इतनी ज़्यादा सुनसान थी कि वहाँ पर किसी मैकेनिक का जल्द से जल्द पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कार को चालू करने की, पर कार चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैं बाहर नीचे यहाँ वहाँ देख रहा था ताकि कोई ना कोई तो मुझे दिखाई दे जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं तो कार से बाहर आ चुका था, पर मेरी कार में श्रेया और मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे। तभी अचानक से कार अपने आप शुरू हो जाती है और अपने आप आगे चलने लगती है।
ये देखकर मैं कार की ओर फटाफट भागता हूँ, लेकिन कार इतनी ज्यादा स्पीड में चलने लगती है और आगे की ओर जाने लगती है कि मैं उसे रोक ही नहीं पाता। मैं कार का पीछा करते हुए पीछे पीछे भाग रहा था, पर मैं ज्यादा देर उसका पीछा नहीं कर पाया। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत तभी पुलिस को कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास पहुंच गई और मैंने उनको सारी बात बताई। पुलिस वालों की कार में बैठकर मैं अपनी कार को ढूंढ रहा था। मुझे अपने बच्चों का और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। मुझे पुलिस वालों ने शांत रहने के लिए बोला, घबराओ मत, चिंता मत करो, हम आपके बच्चे और बीवी दोनों को सही सलामत ढूंढ ही लेंगे। तभी पुलिस वालों की नज़र रेल पटरी पर जाती है, जहां एक कार थी जो पूरी तरीके से कुचली हुई थी। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कार तो मेरी ही थी जिसमें मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे थे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पुलिस की गाड़ी से बाहर उतरकर अपनी कार तक भी जा पाऊं। तभी पुलिस वाले ही मुझे लेकर मेरी कार के पास ले गए और मुझसे पूछने लगे, क्या यही आपकी कार है? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। तभी मैंने उस कार के अंदर देखा। मेरी पत्नी, जिसके सिर से खून आ रहा था, और मेरे दोनों बच्चे, जिनका चेहरा भी मैं नहीं देख पा रहा था, वो दोनों के दोनों मर चुके थे। ये देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। पुलिस वालों ने मेरी पत्नी को कार से बाहर निकाला और देखा कि क्या मेरी पत्नी श्रेया अभी भी जिंदा है या नहीं। श्रेया पर पानी डालने पर श्रेया को होश आ गया। उसको होश आते ही ये बात पता चल गई कि हमारे दोनों बच्चे मर चुके हैं। ये सुनकर श्रेया अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और वो भी जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद श्रेया दोबारा बेहोश हो गई। श्रेया को पुलिस वालों ने उठाने की बहुत कोशिश की। तभी अचानक श्रेया उठकर जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर मुझे और पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और श्रेया ऐसी हरकत क्यों कर रही है। श्रेया को हम वहां से पुलिस वालों की गाड़ी की तरफ लेकर आए। गाड़ी से पट्टी बाहर निकालकर श्रेया के हाथ और सिर पर पट्टी बांधी, लेकिन श्रेया अभी भी बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। मन में कुछ ना कुछ फुसफुसा रही थी जो हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। मैं श्रेया को लेकर घर जाने लगा। पुलिस वाले भी हम लोगों के साथ ही थे। अब उस सुनसान सड़क पर पुलिस वाले की गाड़ी के अलावा और कोई भी नहीं था। श्रेया की ऐसी हालत की वजह से पुलिस वाले हमें हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जा रहे थे, पर ये तो बहुत ही अजीब चीज़ हो गई थी कि हम अस्पताल जा रहे थे, लेकिन हम तो उस स्टेशन पहुंच गए जिस स्टेशन जाने के लिए हम घर से निकले थे। हमारी ट्रेन आने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी थे। तभी श्रेया को पता नहीं क्या हुआ, वो पुलिस वालों की गाड़ी से उतरकर स्टेशन की ओर भागने लगी। मैं और पुलिस वाले श्रेया को पकड़ने के लिए
उसके पीछे पीछे स्टेशन की ओर भागने लगे। स्टेशन पर ट्रेन भी आ चुकी थी और श्रेया भागते भागते उस ट्रेन में चढ़ गई। ये ट्रेन मनालपुर गांव से महिरपुर गांव में जाने वाली ट्रेन थी। मैं इस ट्रेन को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ये उसी जगह जा रही थी जो घटना 1950 में एक 22 साल की लड़की मोहिनी के साथ हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ट्रेन में चढ़ना सही नहीं समझा। पर श्रेया को ट्रेन में जाते हुए देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहाँ और भी जो पुलिस वाले मेरे साथ थे, उन सब के ऊपर एक बोर्ड गिर गया। वो बोर्ड इतना भारी और लोखंड से बना था, जिसकी वजह से उन सब की एक ही बार में मौत हो गई। ये देखकर मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और बस श्रेया को बचाने के लिए बिना सोचे समझे मैं ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति मुझे बाहर से देखकर मुस्कुरा रहा था और ट्रेन चलने लगी। मैं बस श्रेया को ढूंढने के लिए उस ट्रेन में इधर उधर जाने लगा। तभी ट्रेन की सीट पर मैंने देखा कि एक तंत्र विद्या की बुक पड़ी थी, पर मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर सिर्फ श्रेया को ढूंढने पर ध्यान दिया। जैसे ही मैं श्रेया को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी और मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो मेरे पीछे से जाती हुई आगे जाती हुई नजर आ रही थी। मैं फिर भी अपने डर को काबू में करके आगे बढ़ता जा रहा था। उस ट्रेन में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैं श्रेया तुम कहाँ हो, बस यही पुकार पुकार कर उसे बुला रहा था और वो पुकार सिर्फ मेरी थी जो ट्रेन में गूंज रही थी। ट्रेन तेजी से चलने लगी। तभी मुझे वॉशरूम से श्रेया के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मैंने वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही खोला तो मैंने देखा श्रेया नीचे बैठे हुए मांस का टुकड़ा खा रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये सब देखकर मैं श्रेया को बस वहां से चलने का इशारा ही कर पाया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी श्रेया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी और वो मुझे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और श्रेया अपनी भारी सी आवाज में मुझसे कह रही थी, आखिरकार मैंने तुझे स्टेशन में बुला ही लिया और अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। अब मैंने ठान ली थी कि अब अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागना ही ठीक होगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे श्रेया के बारे में भी मैं कुछ नहीं सोच रहा था। अब बस मैं वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। श्रेया मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थी और वो मेरे पीछे भाग रही थी। ट्रेन इतनी ज्यादा तेजी से चल रही थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आगे जो वॉशरूम था, मैंने अपने आप को उसमें बंद कर लिया और श्रेया बाहर से दरवाजा बजाए जा रही थी और बोल रही थी, दरवाजा खोलो। वॉशरूम में लगे शीशे पर खून टपक रहा था।
वॉश बेसिन में भी पानी की जगह खून आ रहा था। ये सब कुछ देखकर मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने अपने आप को ट्रेन की सीट पर पाया और मैंने ये देखा कि मुझे कुछ लोगों ने घेरा हुआ है जो मुझे पानी पिला रहे हैं और मुझे होश में ला रहे हैं। मैंने उन सब लोगों से कहा, मैं कहाँ पर हूँ और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी सबने कहा, पता नहीं, आप वॉशरूम के बाहर बेहोश हो गए थे। मैंने तभी श्रेया को ढूंढना शुरू कर दिया और श्रेया श्रेया बोल बोल कर उसे बुलाने लगा। पर मुझे बाकी सब लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी श्रेया की तो मौत हो चुकी है। और ये बोलते हुए वहां आसपास के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अब उन सब के सर से भी खून टपकने लगा। वो सब मानो आत्माएं बन गए हों और फिर वो लोग गायब हो गए। तभी मुझे नीचे एक किताब पड़ी मिली जिस पर तंत्र विद्या लिखा हुआ था और वो किताब भी तंत्र विद्या की ही थी। मैंने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि उस किताब में लिखा था, स्टेशन से बाहर निकलने का एक रास्ता है। अगर तुम स्टेशन से बाहर निकलना चाहते हो तो इस बुक को जला दो। मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे मैं इस किताब को जला सकूं। मैं उस बुक के पन्ने को पलटकर उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या इसके अलावा और भी कोई उपाय है। तभी उस बुक में से एक माचिस की तिली मुझे मिल जाती है और ट्रेन के सीट के नीचे मुझे 2-3 लकड़ियां भी मिल गई। ये सब मुझे कैसे मिला, ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही मैं उन लकड़ियों को लेने के लिए गया, किसी ने मुझे जोरदार खींचा और मुझे खींचकर दूसरे वाले डब्बे पर ले गया। मैं अपने आप को जैसे तैसे छुड़वाकर आगे वाली सीट पर फिर से बैठ गया और मैं उन लकड़ियों को दोबारा ढूंढने लगा। मुझे वो लकड़ियां मिल गई। मैंने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया, माचिस की तीली से उसे जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन माचिस जल ही नहीं रही थी। अब श्रेया भी मुझे ढूंढते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर मेरी ओर आ गई। मैं वहां से भागने लगा। ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रही थी, पर मैं बिना कुछ सोचे बस ट्रेन से नीचे कूद गया। जब मेरी आंख किसी के घर में खुली तब मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मैं उन लोगों को एक भूतिया रेलवे स्टेशन के पास जो कुआं मौजूद है वहां पड़ा मिला और उन्होंने बताया कि आपके शरीर पर इतने ज्यादा घाव के निशान देखकर हम लोग आपको इस घर में लेकर आ गए। आप उस कुएं के पास कैसे पहुंचे और आपके साथ क्या हुआ? आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? ये सारे सवाल वो लोग मुझसे पूछने लगे, पर मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। चाहे जो भी हो, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उस भूतिया रेलवे स्टेशन से बच गया था। आज भी मुझे ट्रेन और रेलवे स्टेशन का नाम सुनना भी बहुत ही खौफनाक लगता है। वहां पर जाने से भी मुझे बहुत डर लगता है। मैं अब इन सब चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि इस घटना की वजह से मैंने अपनी पत्नी श्रेया और अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। इस बात को 40 साल हो चुके हैं, पर आज भी मुझे वो बूढ़ा आदमी बार बार नजर आता है। और वो बुक जो मैं ट्रेन में ही छोड़ आया, जब मैं अपने घर वापस लौटा तो मैंने देखा
कि वो बुक मेरे डेस्क पर पड़ी थी। मैंने माचिस की तीली से उस बुक को जलाने की बहुत कोशिश की, पर जब भी मैं ये कोशिश करता तब मेरा हाथ या पैर अपने आप जल जाता। पर मैंने ठान लिया था कि मैं इस बुक को जलाकर ही रहूंगा। मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया। मैंने उन्हें ये सारी बात बताई और उन्हें तंत्र विद्या की वो बुक भी बताई। उस बुक को उन तांत्रिक बाबा ने लेकर जैसे ही जलाया तो मैं भी जलकर राख हो गया और मुझे मरे हुए भी 40 साल हो चुके हैं। अब मैं भी एक आत्मा बनकर रह चुका हूँ। पर आत्मा बनने के बाद भी मुझे ये बात अभी भी नहीं समझ आ रही थी कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और मेरी पत्नी श्रेया और मेरे दोनों बच्चे आज तक मुझे इस आत्मा लोक में भी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे। पर अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। और जिस तरीके से मुझे उस ट्रेन में ले जाकर मारा गया था, उसी की तरह आज मैं भी सबको मार दूंगा। वैसे उस रेलवे स्टेशन के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये घटना 1930 की है। ये बहुत साल पुरानी बात है, जब इसी स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी पानी की बोतल बेचता था और वो बूढ़ा आदमी अपने पास एक तंत्र विद्या करने वाली बुक रखता था। वो बूढ़ा व्यक्ति तंत्र विद्या करना जानता भी था। उसके पास सारे के सारे सामान काले जादू से जुड़े पड़े रहते थे। एक दिन स्टेशन पर एक व्यक्ति ने उससे पानी की बोतल खरीदी। जब उस व्यक्ति ने पानी पीने के लिए बोतल को खोला तो बोतल के अंदर एक जानवर पड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत से अपशब्द कह दिए और बाकी सभी स्टेशन पर लोगों को इकट्ठा करके उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी दुकान से बाहर निकालकर बहुत मारा। इतना ज्यादा मार दिया कि उसकी जान ही चली गई। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे और रात को 11:30 बजे मनालपुर गांव से महिरपुर गांव में जाने वाली ट्रेन वहां पर आ चुकी थी। अब उस ट्रेन से उतरने वाले लोग भी उस बूढ़े व्यक्ति को मारने लगे। उसके बाद से ही मनालपुर गांव से महिरपुर गांव में जाने वाले सभी यात्रीगण को वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे करके एक आत्मा बनकर मारने लगा। इसीलिए अब लोग उस स्टेशन पर जाने से डरने लगे और उस स्टेशन पर जो भी जाता उसे वो बूढ़ा व्यक्ति मार देता। जो भी उस ट्रेन में सफर करता वो उन सबको मार देता। जिन यात्रियों की कोई गलती भी नहीं थी वो भी उस ट्रेन में मारे गए। इसीलिए ट्रेन में बैठने वाले सभी पैसेंजर भी आत्माएं बन गई और अब ट्रेन में बहुत सी आत्माएं घूमने लगी और स्टेशन पर भी बहुत सी आत्माएं इधर उधर भटकने लगी। और उसके बाद से ही ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा भूतिया बन गया। इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। यही उस भूतिया रेलवे स्टेशन के पीछे की कहानी थी जो मेरे मरने के बाद मुझे पता चली। तो कैसी लगी आपको ये पूरी कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी मैंने खुद लिखी है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पर आप भूतिया कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए ऐसी ही और भी भूतिया, रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।